हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह के हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मेरा 60 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। टेक्स्ट बुक का कमेंट आ रहा था, प्लेटफॉर्म का कमेंट आ रहा था कि मेरे मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में स्पेशली ये कमेंट आ रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें। तो देखिए, आपके मॉक टेस्ट हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसमें मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे। मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कैसे मार्क्स इंप्रूव किए थे। देखिए, क्या होता है, मॉक टेस्ट क्या होता है, जो हम तैयारी करते हैं उसकी छवि ही तो होती है। जो आपने प्रिपरेशन कर रखा होता है उसी का एक छवि होता है वो। मतलब जो आपने पढ़ रखा है उसी को आप मॉक टेस्ट में परफॉर्म करते हैं कि आपने क्या पढ़ रखा है और कैसे पढ़ रखा है। ठीक है। जैसे कि आपके मैथ्स अच्छे हैं, रीजनिंग अच्छे हैं, जीके अच्छे हैं, तो आई होप कि आप मॉक टेस्ट भी दोगे तब भी आपके मार्क्स अच्छे ही बनेंगे, ये श्योर है। अब देखिए, कुछ तरीके हैं मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने के। जो तरीके मैं अपनाता था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमें उसे जितना घंटा, जैसे कि 1 घंटे का आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसको आपको एनालाइज करने में 2 से 3 घंटे और देने हैं। यही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, फटाफट आंसर मिलाते हैं, अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं अरे मेरा तो 70 ही आ रहा है, मेरा तो 75 ही आ रहा है, मेरा तो 50 ही आ रहा है, क्या करूं कैसे करूं। भाई, ऐसे नहीं बढ़ता। आपको क्या करना होगा, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आपको डीप एनालिसिस करना होता है। देखिए, एनालिसिस के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद मार्क्स कैसे मिलाना है आपको, या मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्क्स देखने हैं, जो आप लोग करते हैं। मिला लिया, मेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हम मिस करते हैं, हमें ओवरऑल मार्क्स नहीं देखने हैं, ये कितने मार्क्स सही हुए, कितने गलत हुए ना, कतई नहीं। वो तो आपके एग्ज़ाम में काम हो ही जाएगा, वो या फिर आप फाइनल देख सकते हैं कि हाँ मेरे कितने बन रहे हैं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट हम दे क्यों रहे हैं, हम एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं अभी, हम तो दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि मेरा मार्क्स इंप्रूव हो, मैंने जो गलतियाँ करी वो फिर फ्यूचर में रिपीट ना हो। दैट्स वाई आई एम गिविंग मॉक टेस्ट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्शनल मार्क्स कैलकुलेट करना है। जैसे कि ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में आपके 4 चरण मिलते होंगे, मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके साइंस मिलेगा और करंट अफेयर मिलेगा, थोड़ा सा जीके भी मिल जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके किस पोर्शन में मार्क्स कट रहे हैं। मैथ्स आपका अच्छा है, यदि देख रहे हैं आप मैथ्स में मेरे मार्क्स नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका एक सब्जेक्ट से आप निश्चिंत हो गए, मैथ्स में आपको कुछ करना ही नहीं है। यदि आपके रीजनिंग में मार्क्स नहीं कट रहे हैं तो रीजनिंग भी आपका अच्छा है, मतलब रीजनिंग में भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके जनरल साइंस में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, रिवीजन करते जाना है। यदि आपके करंट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि मार्क्स किस में कट रहे हैं। अब सपोज़ एक एक करके हम देखते हैं। आपने ये मिला लिया, फिर आपने सेक्शनल देख लिए, मेरे किस सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब आप ये देखा कि मैथ्स में मेरे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान ली मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट कितने आ रहे हैं, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहे अभी, शायद 25 है मैथ में। तो मैथ में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि मेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए और कितने मैंने छोड़ दिए या मुझसे नहीं बने। अब हमें ये देखना है कि सही हुए। देखिए, जो सही होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि अरे ये तो सही हुआ, उसको छोड़ देना, ये नहीं छोड़ना है। ये देखिए कि जो आपने सही किए हैं, क्या वो आपके तुक्के से सही हो गए हैं, आपने जो बुद्धि लगाया क्या उसी तरीके से वो बनता है या तुक्के में सही हो गए हैं। आपको दोबारा उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, कहीं आपने वो क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से तो नहीं बनाया है। लॉन्ग मेथड से आपको नहीं बनाना, आपको थोड़ा शॉर्ट स्मार्ट मेथड में जाना है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है तो आपने पूरा लेंदी प्रोसेस फॉर्मूला लगा के तो नहीं बनाया उनको, ठीक है। तो वो सब आपको देखना है दोबारा करके। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि मेरे गलत कौन से क्वेश्चन हुए। तो गलत कौन से क्वेश्चन हुए उसके अंदर डिटेल में जाना है कि गलत हुए क्यों। जैसे ही गलत हुए क्यों, ये हमें डिटेल में जाना है। गलत 2 तरीके से होते हैं, एक होता है कि आपने कॉन्सेप्ट गलत पढ़ रखा है और दूसरा होता है कैलकुलेशन यानी सिली मिस्टेक्स। जो सिली मिस्टेक्स वाले प्रॉब्लम हैं वो आपको कतई नहीं होनी चाहिए, वो आपको सुधारना है धीरे धीरे करके। मान लो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अपना कैलकुलेशन इंप्रूव करेंगे, अगली बार से वो गलती हमारा दोबारा रिपीट ना हो। मॉक टेस्ट देने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारी गलती एक टेस्ट में हो गई, वो गलती दोबारा अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। यदि आपके कैलकुलेशन एरर आ रहे हैं तो वो आपको मैथ्स में भी हानि करेगा और रीजनिंग में भी हानि करेगा। तो कैलकुलेशन को आपको सबसे पहले इंप्रूव करना है। मैं बताऊंगा कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, वो हो गया।
अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, मान ली सपोज़ करते हैं आपके परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं वहाँ जा करके परसेंटेज के जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप रिकॉल करेंगे। उसको आप देखेंगे कि मैंने क्यों गलती करी, कहाँ पे मेरी गलतियाँ हुई, वो आप रिकॉल करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आपने नहीं पढ़ रखा है परसेंटेज, जो आपने 10th में पढ़ा था उस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको स्मार्ट मेथड यूट्यूब पे किसी चैनल, अच्छे चैनल पे जा करके आपको स्मार्ट मेथड सीखना है। देखिए लॉन्ग प्रोसेस में आपको जाना है। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, आप केवल मॉक टेस्ट देते जाते हैं। डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली 1-2 मॉक, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। डेली मॉक टेस्ट तो कतई नहीं देना है। जब आपके एग्ज़ाम डेट आ जाते हैं, 15-20 दिन एग्ज़ाम का बचा हुआ होता है, तब हमें डेली 2-3 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं आप। अभी एग्ज़ाम का आता पता है नहीं कितने महीने बाद एग्ज़ाम होंगे, क्या आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं? नहीं देना आपको। वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट से ज़्यादा नहीं देना है आपको। आपको अपने टॉपिक को इम्प्रूव करने, एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें से टॉपिक फाइंड आउट किया कि कौन कौन से टॉपिक मेरे सही नहीं है, कौन कौन से टॉपिक में मैं वीक हूँ, उस टॉपिक को आपको स्ट्रेंथनिंग करना है, आपको मजबूत करना है, और देन आपको फिर से मॉक टेस्ट देना है। आपने आज मॉक टेस्ट दिया, देखिए ये टॉपिक परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आप कल फिर मॉक टेस्ट दोगे, फिर आपको वो क्वेश्चन गलत होंगे, तो आपके मार्क्स तो इंप्रूव ही नहीं हो रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ मॉक टेस्ट देने से, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको ये करना है। देखिए मॉक टेस्ट में मैं आपको बता दिया, मैंने मैथ्स में आपको कैसे टैकल करना है। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो देखिए कि वो टॉपिक आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। यदि आपने नहीं पढ़ रखा तो उसको जाइए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। अब मॉक टेस्ट आपको ज़्यादातर अभी ऑफलाइन ही देने हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आप क्या करोगे, आपके जो गलतियाँ हुई वो आप स्टार मार्क करके रखोगे। यदि वीक में आप 3 मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको 1 ऑनलाइन देना है, 2 ऑफलाइन देना है। उसे स्टार मार्क करके रखेंगे, जो क्वेश्चन आपने गलती की उसे आप दोबारा बनाएंगे बाद में। लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं होती है। ऑनलाइन में आपको याद नहीं रहेगा कि मेरे कौन से गलत हुए थे, क्या हुए थे, या होता भी है तो आप नहीं करेंगे। ऑफलाइन में आपके सामने पेपर होता है, एक टेस्ट को 4 बार अटेम्प्ट करना होता है बाद में, समझ रहे हो आप? तब वो आपको जा कर के पूरा बेस बनेगा, पूरा बढ़िया से वो कंप्लीट होता है वो। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे सीखना इंपॉर्टेंट है। अब आइए रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में हमें क्या करना है, रीजनिंग में सेम एज मेथड अप्लाई करना है मैथ्स वाला। रीजनिंग में आप देखिए जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, आप सिले मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप उसको सुधारिए, कैलकुलेशन एरर सुधारिए, ABCD जो नंबरिंग होती है वो आप रट्टा मारिए। 100% आपको याद होने चाहिए, जैसे कि B का 2 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है, M का 13 होता है। आपको मुज़बानी याद होना चाहिए। वहाँ पे जा करके आप ABCD का नंबर नहीं लिखेंगे, आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये आप रीजनिंग में करिए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। जो क्वेश्चन नहीं बने, मान लें कैलेंडर आपसे नहीं बन रहा, तो कैलेंडर के जाके आप कॉन्सेप्ट सुधारेंगे, फिर आप दोबारा उसको बनाएंगे, फिर देखेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप वो क्वेश्चन सीख लेते हैं, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन आता है, फिर आप फंस जाते हैं, तो आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे? ये 2 टॉपिक मैथ रीजनिंग आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट साइंस। साइंस में हमें क्या करना है, मेजर पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आप वही काम करेंगे। मान ले कोई क्वेश्चन आया कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस का चश्मा पहन के दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया है, किससे दूर किया जा सकता है। तो यदि आपको नहीं एग्जैक्टली पता है तो आप वहाँ रट्टा नहीं मार लेंगे कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखता है, निकट का नहीं दिखता, तो हम उत्तर लेंस लगा देंगे। तो ये गलत तरीका है। यदि आप डायरेक्टली याद कर लेंगे कि दूरदृष्टि दोष उत्तर लेंस का यूज़ करके होता है, तो अगले बार यदि आपको निकट दृष्टि दोष पूछ दिया तो आप फिर फंस जाएंगे। तो आपको यदि दूरदृष्टि दोष का प्रॉब्लम नहीं बना था, आप जाइए, आप बुक में जाइए, आप वीडियोज़ में जाइए, यूट्यूब पर जाइए, आप दृष्टि दोष का टॉपिक क्लियर कीजिए, आप आई का टॉपिक क्लियर कीजिए, उसको नोट्स बनाइए, तब आपका संभावना बनेगा कि उस टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम केमिस्ट्री में मान लो आपको लिटमस वाला पेपर आ जाता है, जैसे कि मान लिए बोलेंगे कि एसिड क्या करता है, लिटमस को ब्लू से रेड कौन करता है, तो आप सीधा याद कर लेंगे कि नीला ब्लू एसिड जो है ब्लू को रेड करता है। तो बेस पूछेगा तो फिर गलती कर दोगे, तो कितना आप रट्टा मारते रहोगे। आप जाइए, एसिड बेस सॉल्ट को बिल्कुल बढ़िया से क्लियर कीजिए टॉपिक को। जो टॉपिक इन सिंपल वर्ड एक शॉर्ट में, एक नोट में बोला जाए, एक वर्ड लाइन में, तो सिंपल लाइन यही है कि जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहे हैं वो टॉपिक को आप जाइए, बुक में क्लियर कीजिए, उसके नोट्स बनाइए और देन अगला मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। आप कसम खा लीजिए कि उस टॉपिक को क्लियर किए बिना मैं दोबारा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करूँगा। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता मैं दोबारा मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। ठीक है,
करंट अफेयर में आपको डेली करंट अफेयर करना ही है। करंट अफेयर आपसे गलती भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपडेटेड रहें, क्योंकि करंट अफेयर आपका पिछला हो सकता है, वो हो सकता है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते करंट अफेयर में उसको आप एज इट इज़ आप याद कर सकते हैं, उसको आप याद कर लीजिए। अब बाकी जो आप डेली का कर रहे हैं या करंट अफेयर का जो मैंने तरीका बता रखा है आपको पढ़ने का, वो आप पढ़ते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी पढ़ लेंगे तब भी आपका मॉक टेस्ट में गलती होगा ही होगा, क्योंकि वो पुराना मॉक टेस्ट होता है ना, अभी नए लेटेस्ट तो आते नहीं, हर महीने मॉक टेस्ट तो आता नहीं है। तो करंट अफेयर पुराने होते हैं तो करंट अफेयर हम भूलते जाते हैं। उस समय जब आप एग्जाम देंगे तो 5-6 महीने 7 महीने करंट अफेयर आएगा, तो आप उसको आपको कंप्लीट रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बात हो गई, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया भाई साहब, यही बात है कि आपको मॉक टेस्ट वैसे ही करके इंप्रूव होंगे। आज आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो अगले मॉक टेस्ट में यदि 71-72 नंबर भी आ गए तो समझ लो आप कि एक दो दिन में यदि आपके 1-2 नंबर इंप्रूव होते हैं। आप डायरेक्ट ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आज मेरा 70 आया था अगले दिन मेरा 75 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये तरीका ही गलत है भाई। आपको एक नंबर इंप्रूव करना है। मान लो आज 70 आ रहा है तो अगले दिन आपका 71 भी आता है तो 30वां दिन आपका कितना चला जाएगा, समझ रहे हो आप, उतना तो ज़्यादा हो जाएगा। यदि मान लो आपको 4 दिन में भी 1 बढ़ रहे हैं नंबर, तो आपको 1 महीना में 10-15 नंबर बढ़ेंगे। आपको उतना ही तो जाना है। यदि आपको 50-55 नंबर आ रहे हैं तो यदि 3-4 दिन पढ़ के 1 नंबर बढ़ता है तो आपके पास 2-3 महीने में आराम से आप 70-75-80 तक पहुंच जाओगे। नहीं, ज़रा हिसाब लगाओ, जोड़ो घटाओ यार। ठीक है, तो आपको 1-2 नंबर का ही टारगेट रखना है। आज मेरा 55 नंबर आया तो कल मेरा 56 आना चाहिए। ठीक है, 55 से नीचे नहीं आना चाहिए, यही मेरा टारगेट होना चाहिए। घटना नहीं चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। 1-2 नंबर बढ़ा तभी आप पार्टी के लायक हो, आप अपने आप को पार्टी दे सकते हैं। 1-2 नंबर बढ़ा तब भी। तो आई होप आपको मैंने आपको तरीके बता दिए मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स इंप्रूव करने। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है तभी आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होगा। और एक बात आपको क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग का एक प्रॉपर बुक रखना है, ज़्यादा नहीं, पतला सा एक बुक रखना है। मैथ्स का आप RS अग्रवाल का बुक रख सकते हो और रीजनिंग का आप प्रीवियस ईयर पेपर रख सकते हो। ग्रुप डी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैथ्स का भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है प्लेटफॉर्म का आता है दोनों, वो दोनों आपको रखना है, वो दोनों आपको बनाने हैं। अब मैथ्स का सिंपल RS अग्रवाल का बुक रखना है और उसको बार बार एक ही बुक को बार पढ़ना। 10 तरीके से आपको नहीं जाना, 10 बुक पे आपको नहीं जाना। आपको केवल 3 चीज़ें पढ़नी है, एक मैथ्स का बुक, एक मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, एक रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक। और रीजनिंग का बुक ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एक साइंस का बुक प्लेटफॉर्म, एक साइंस का बुक आप ये या तो लूसेंट या तो क्राउन या दोनों है तो और अच्छी बात है, ये हो गए। और एक करंट अफेयर का मैगजीन 6 महीने वाला आप ले सकते हैं या डेली कर सकते हैं। बस इससे 2-3-4 बुक से ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं यार। बाकी सारे आपके नोट्स और यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से ही आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव हो। इस तरीक़ों को आप अपनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आज से 10 दिन 15 दिन बाद कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, डेफिनेटली 100% आपको फ़ायदा होगा। मैं भी ऐसे ही मार्क्स इंप्रूव किया करता था और अभी भी करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि ऐसे मार्क्स इंप्रूव करें। आपको अपने आप को ही समझना पड़ेगा। आप किसी और से कम्पीट नहीं कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, आप अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं। इसलिए आपको खुद से ही लड़ना है। तो आपको खुद को देखना है, आपकी खुद को कमियों को आपको दूर करना है कि किस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, किस टॉपिक में आप मजबूत हैं। यू हैव टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू अ स्ट्रेंथ। ठीक है, आपके जो वीकनेसेस हैं उसे आपको दूर कर के ही आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।